नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। प्रारब्ध के आज के इस मंच पर हमारे साथ हैं हरिमोहन जी। हरिमोहन जी वैसे तो खुद को एक छात्र कहते हैं शिक्षक, और जियो पॉलिटिकल इश्यूज पे आपकी इतनी विशेष पकड़ है कि मैं इन्हें एक श्रोता के तौर पर सुनना पसंद करता हूं। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं हरिमोहन जी का। हरिमोहन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया, इतने बढ़िया मंच पर मुझे मौका देने के लिए थैंक यू जी। दर्शकों, इंग्लैंड में चुनाव हुए और 14 साल के बाद वहां की जो कंजर्वेटिव पार्टी है सत्ता में रहने के बाद विदा हो गई। ऋषि सुनक साहब ने रिजाइन कर दिया। कीर स्टारमर लेबर पार्टी के, वो अब प्रधानमंत्री होंगे ब्रिटेन के, यूके के। आखिर 14 साल सत्ता में रहने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी किस वजह से बाहर हुई? इन 14 सालों में 5 प्रधानमंत्री दिए। कुछ प्रधानमंत्री तो बहुत थोड़े दिनों के लिए हुए। ऋषि सुनक जी से ठीक पहले 50 दिन बोरिस जॉनसन रहे। आज स्थिति ऐसी क्यों पहुंची कि लेबर पार्टी वापस आई, कंजर्वेटिव विदा हुई? सबसे पहले हुआ क्या, इससे शुरू करते हैं हरिमोहन जी से। हरिमोहन जी, मतलब जिसको कहते हैं ना, एक कहते हैं हारना, यहां पर 240 सीटें लेके आए, तीसरी बार आए तो उसको हार कहा जा रहा है, और जिसने 99 के आंकड़े में हासिल किया है वो जीत की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन 650 सीटों में से 400 सीटें लेबर पार्टी ने जीत ली और कंजर्वेटिव्स के हिस्से में 111 आई। हम जरा अपने दर्शकों के लिए कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी का क्या इतिहास रहा है इस पर जरा दूसरे हिस्से में आएंगे, लेकिन चुनावी नतीजे क्या कहते हैं, पहली नजर में आपकी क्या टिप्पणी है? थैंक यू भैया, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन के लिए। असलियत में अगर आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी देश में दो तरीके का, मेनली 3 तरीके का एक जनता होती है। एक वो होगी जो अपने जो ट्रेडिशंस को, कल्चर को, सिविलाइजेशन को, रिलीजन को, या जो वो हैं अपने पास्ट को, पास्ट को, सब चीजों को देख के ग्लोरीफाई करते हुए या उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ती है और ये कहती है हमें भविष्य से शिक्षा लेके आगे बढ़ना है। कई बार अब इनको नॉर्मली राइट विंग की संज्ञा दी गई है और ब्रिटेन में इस राइट विंग को कंजर्वेटिव पार्टी या टोरी पार्टी कहा गया है। वो तो हमारे यहाँ बीजेपी है और कहीं पर भी देखेंगे तो वहां अलग अलग है, जैसे जॉर्जिया मेलोनी है, ली पेन है, और ये सारे के सारे इस तरीके से पूरे का पूरा एक रिकॉर्ड है जिसके अंदर एक सेक्शन हर कंट्री में ऐसा होता है। हमारे यहाँ ये काम लगातार 100 साल, पिछले 100 साल से चल रहा था। जब आरएसएस की स्थापना हुई तो आरएसएस की स्थापना और उससे पहले भी एक सेक्शन को बड़ा करने और उसे मजबूत करने की पूरी एक वैचारिक जो कोशिश थी वो चल रही थी। ब्रिटेन और यूरोप में ऐसे लोग, खासकर यूरोप में ऐसे लोगों को हमेशा दबा के रखा गया ऑन द नेम ऑफ लिबरलाइजेशन। अब दूसरा सेक्शन है भैया लिबरल्स वो लोग हैं जो कि मतलब कहते हैं दुनिया, ग्लोबलाइजेशन सबसे बड़ा इशू है। दुनिया में सबसे बड़ा इशू ग्लोबलाइजेशन है। पूरी दुनिया एक है, भेदभाव नहीं है, आइडेंटिटी किसी की नहीं है, कल्चर किसी का नहीं है, जिसको जो करना है करो, सारे बंधन मुक्त इंसान जो है वो जिएगा। वो है लिबरल्स। इन्हीं में एक एक्सट्रीम है जो मतलब बिल्कुल लेफ्ट में है। लिबरल्स वाले बीच में मिलेंगे, वो थोड़े से इतिहास भी उठा लेंगे, थोड़ा सा भूगोल भी उठा लेंगे, थोड़े से लेफ्ट भी उठा लेंगे, थोड़े से राइट भी उठा लेंगे। लेकिन लिबरल्स वाले वो हैं जो दोनों तरफ से है ना, कभी इधर कभी उधर, बेपैंदे के लोटे की तरह, जो उनको कंफर्टेबल होगा उनके ब्रैकेट के अंदर सिर्फ वो बात करेंगे, बाकी सबको वो नकार देंगे। तीसरी तरफ एक है लेफ्ट, जो आज के दिन लेबर पार्टी की हम बात कर रहे हैं, वो है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब जिसे हम वामपंथी कहते हैं, ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं अमीर तो होना ही नहीं चाहिए। वो गरीबों के अधिकारों की, मतलब वो अधिकारों की बात करते हैं लेकिन गरीबों के, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करेंगे, वो सब चीजों की बात करेंगे।
यहां पर जैसे इंडिया में अगर आप देखोगे लेफ्ट किसी टाइम पर सीपीआई वगैरह होती थी जो मजदूर आंदोलनों की बात करती थी, और मजदूर आंदोलनों में क्या करती थी, वो सिर्फ हर जगह हड़ताल हड़ताल हड़ताल, रोक के रखना मजदूरों, भाई मजदूरों को अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली तुमने गला दबा दिया उस कैपिटलिस्ट का जिसकी अपनी मजबूरियां हैं। वो सूट बूट टाई कोट पैंट में घूम रहा है, लेकिन यहां जो उसकी टेंशन चल रही है उससे लेफ्टिस्ट को कोई मतलब नहीं है। नतीजा कानपुर के अंदर आप देख सकते हैं, किसी टाइम पर मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, और आज के दिन कानपुर के अंदर पान बीड़ी सिगरेट की दुकानें और कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस मिल जाए सो मिल जाए, वरना ना के बराबर फैक्ट्रियां तो मेरे ख्याल से नहीं है जहां तक मुझे पता है। ठीक है, अब यही चीज जो है वो लेफ्ट जो अब सरकार ब्रिटेन में आई है वो यही है, लेफ्ट जो जिसे हम कह रहे हैं लेबर पार्टी। नाम से ही पता लग रहा है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी जो है वो सिद्धांतों के अंदर मजदूरों की, गरीबों की, दबे की, कुचले की, पिछड़े की, दबे कुचले पिछड़े की बात करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतिहास से अपने आप को डिटैच कर देना, धर्म ज्ञान सब चीजों को डिटैच कर देना, उठा के बाहर फेंक देना, ये लेफ्टिस्टों का सबसे बड़ा एक तरीका होता है। हमारे देश में भी देखा गया, लेबर पार्टी का भी यही हाल है। आपको जान के मजा आएगा कि भारत को आजादी देने वाले क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे, और जो लेबर पार्टी है वो भारत के फेवर में, जब भारत गुलाम था तो उस फेवर में हमेशा खड़ी रही, लेकिन जब भारत आजाद हो गया तो उसके बाद हिंदू धर्म के लिए जो हिकारत लेबर पार्टी में शुरू से बनी रही, क्योंकि ये धर्म को मानते ही नहीं, वो अपने क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते तो हिंदू धर्म को क्यों मानेंगे। और यही रीजन है, बहुत मतलब ब्रिटेन में जो इंडियंस रहते हैं उनके मामले में लेबर पार्टी बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था हिंदुओं का, तो वो लिटरली जिसे कहते हैं अपोज करते हुए नजर आते थे। लेकिन यही लेबर पार्टी अगर आप देखेंगे तो खालिस्तान को नॉर्मली आपको सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। इस लेबर पार्टी के टाइम पर खालिस्तान मूवमेंट ब्रिटेन में उभरा, और कंजर्वेटिव जो ऋषि सुनक वाली पार्टी थी, अगर साधारण भाषा में कहें, इस टाइम पर ब्रिटेन के अंदर खालिस्तान मूवमेंट दबा। आप इससे अंदाजा लगाइए, ऋषि सुनक ने भी बहुत से खालिस्तानी जिन्होंने हमारे एम्बेसी के ऊपर, इंडिया हाउस पर हमला किया था, उनको उठा के जेल में डाल दिया था। लेबर पार्टी से आप ऐसी एक्सपेक्टेशन ना करें, क्योंकि इनका वोट बैंक नॉर्मली जैसे वादे करेंगे वैसे वोट बैंक है। अब इंडिया में वोट बैंक जो है, एक बड़ा वोट बैंक लाख रुपए के ऊपर वोट डालने वाला है कि लाख रुपए आएंगे खटाखट खटाखट खटाखट, तो वो वोट डाल दिया। ऐसे ही लेबर पार्टी का भी एक बड़ा वोट बैंक है जो ये कहता है कि भाई साहब ये मिलेगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब लेबर पार्टी आ गई, हालांकि उसने 14-15 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद काफी ज्यादा सुधार किया, लेकिन क्या वो इतना सुधार कर गए कि अपनी आइडियोलॉजी को टोटली यू टर्न ले जाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस चीज का अंदाजा लगाइए, दो फैक्टर्स। पहला, अभी ब्रिटेन के अंदर इससे पहले, इन आम चुनावों से पहले उनके मेयर के शहरी चुनाव हुए थे। शहरों के अंदर 9 बड़े शहरों में सारे के सारे मेयर जो थे वो मुस्लिम थे और लेबर पार्टी के थे। लेबर पार्टी के मेयर थे और मुस्लिम थे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात है, और ये वो मुस्लिम्स थे जो सारे माइग्रेंट थे, और ये उन मौलानाओं को क्लियर वर्ड्स में सपोर्ट करते हैं जो शरिया से लेकर, शरिया पुलिसिंग से लेकर उन सब कामों में इन्वॉल्व होते हैं, ग्रूमिंग गैंग का एक प्रोटेक्शन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्रिटेन की जो समस्या है उसे समझने की कोशिश अगर करते हैं तो भैया ब्रिटेन में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है माइग्रेंट्स की, इलीगल माइग्रेंट्स की, बोट से आने वाले लोगों की। अब बोट से आने वाले लोगों की समस्या इतनी तगड़ी है ब्रिटेन में कि इससे अंदाजा लगाइए, ब्रिटेन में जो लंदन शहर है, जो किसी टाइम पर दुनिया का एक हब होता था, दुनिया को कंट्रोल करने का प्लेस होता था, ब्रिटन्स जो ओरिजिनल है वहां के, उन लोगों का शहर होता था। आज वो ब्रिटिश वहां पर माइनॉरिटी हो चुके हैं 45%, और नॉन ब्रिटन्स जो हैं वो मेजॉरिटी हो चुके हैं, लेकिन यानी 55%। और ये जो माइग्रेंट्स है, खासकर इलीगल माइग्रेंट्स है, इनकी पॉपुलेशन लगातार इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि 2050 आते आते ब्रिटेन में जो वहां के नेटिव ब्रिटन्स हैं उनकी पॉपुलेशन हो जाएगी लगभग 30-35-40%, और जो नॉन वो है उनकी पॉपुलेशन हो जाएगी मेजॉरिटी। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि ब्रिटेन की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्या है। और वहां पर ऐसा नहीं है कि वो लोग शांति से बैठे हुए हैं जो माइग्रेंट्स हैं,
मेजॉरिटी माइग्रेंट्स है, मैक्सिमम माइग्रेंट्स इस्लामिक कंट्रीज के हैं। मैक्सिमम मींस आज के दिन जो ब्रिटेन में माइग्रेंट्स जा रहे हैं उसका 90% जो है वो इस्लामिक कंट्रीज से हैं। और वो जो इस समय पर, एक तो उनकी पॉपुलेशन जबरदस्त है। मैं एक डाटा पढ़ रहा था, मैंने लिखा हुआ है भैया, आप मतलब सोचकर देखिए, 50,000 पाउंड्स पर एनम पर इलीगल माइग्रेंट ब्रिटेन की सरकार खर्च करती है। 50,000 पाउंड्स पर एनम पर माइग्रेंट ब्रिटेन की सरकार खर्च करती है उनके खाने पीने रहने और सब चीजों में। होटलों से लेकर उनको घर देने की जिम्मेदारी ब्रिटेन की सरकार की है। और आज के दिन ये रेवेन्यू इतना बढ़, जब तक ये पैसा था तब तक तो चलो ठीक है, बढ़िया, सब चीजों के सबके खर्चे पूरे हो रहे थे। आज के दिन ब्रिटेन के पास पैसा खत्म हो चुका है। कंपनियां बिक रही हैं, कभी हमारे टाटा खरीद रहे हैं, वो आर्सेलर मित्तल के अंदर आर्सेलर को खरीदा जा रहा है, कभी टाटा जो है वो जगुआर और लैंड रोवर को खरीद रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कंपनियों की हालत है खराब, एम्प्लॉयमेंट ना के बराबर है। सस्ती लेबर के नाम पर जो इलीगल माइग्रेंट्स को बुलाया जा रहा था, उसको, उसके ढक्कन को इलीगल माइग्रेंट्स के लिए भी खोल दिया गया। नतीजा ये है, उन्होंने आकर दो काम किए। दो में से पहला काम ये था कि भैया पूरी की पूरी जो इनकी डेमोग्राफी थी उसको चेंज करना शुरू किया। ब्रिटेन के अंदर बच्चे पैदा नहीं कर रहे थे लोग, उनके पॉपुलेशन घट रही थी। इलीगल माइग्रेंट्स अपने यहां भी तो 12 आते हैं, हम दो हमारे 12 टाइप के, यानी हमारे 12। तो वो जो हमारे 12 वाला कंसेप्ट है वो वहां पर भी है, और वो जो हमारे 12 वाला कंसेप्ट है वो वहां खतरनाक लेवल पर है। ठीक। अब इसी वजह से ग्रूमिंग गैंग्स निकल कर आ रहे हैं। मैं एक मिनट, ग्रूमिंग गैंग्स निकल कर आ रहे हैं जो 12-12, 13-13 साल की लड़कियों का रेप कर रहे हैं। मैं उसी चीज पे आऊंगा जो अभी आप पूछ रहे थे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक भूमिका ये है, 12-12, 13-13 साल के बच्चों की, वो मतलब बच्चियों का रेप करते हैं और खुद रेप करके फिर दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। बड़ा मुद्दा, लेकिन नहीं चल पाया। दूसरी बात भैया ये कि यहां पर एक रवांडा प्लान बना था। रवांडा प्लान में कि इन इलीगल माइग्रेंट्स को जाके रवांडा शिफ्ट कर देंगे और रवांडा को $100 मिलियन दे देंगे, वो इनका खर्चा पानी उठा लेगा। यहां पर ये भी फेल हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इंडिया और ब्रिटेन दोनों को कंपेयर करके चलिएगा। कंजर्वेटिव्स की भी वही प्रॉब्लम है जो हम 1 महीना पहले 5 जून को बीजेपी की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। जब भैया एक तो लंबे समय तक जब आप सत्ता में रहते हैं तो ग्राउंड लेवल से आपका जो है कांटेक्ट नॉर्मली टूट जाता है। अपने कार्यकर्ता की परवाह करने की जगह आप बाहर से आए मेहमानों के ऊपर ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं। दूसरे को कमजोर करने के चक्कर के अंदर अपने बच्चों की बलि देना शुरू कर देते हैं। ये भारत में नहीं, अपने बच्चों की मीन्स अपने कार्यकर्ता की बलि देना शुरू कर देते हैं। उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, उसको कहते हैं बेटा तू बाद में बात कर ले, चल उसको दे देते हैं। वो चीज कंजर्वेटिव्स में ब्रिटेन में हुई है। दूसरा, काम नहीं हुआ। हमारे यहां सरकार ने विकास किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उस विकास में कोलेट्रल डैमेज हुआ, कोलेट्रल जो प्रॉब्लम्स आई उसको अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन विकास तो हुआ। ब्रिटेन में प्रॉब्लम यही है कि विकास नहीं हुआ, और जिन वादों के ऊपर कंजर्वेटिव पार्टीज आती रही हैं वो वादे पूरे हुए ही नहीं। भैया बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है? आपने राम मंदिर बना दिया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जब आपको ये कोई मतलब धमकी दे रहा है कि हमने मतलब एक मुस्लिम्स के प्रति आपने कुछ जो अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा रवैया अपना लिया और उनके तुष्टीकरण दिखाई देने लग गया। एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम ब्रिटेन में भी कंजर्वेटिव्स के सामने है कि जो ग्राउंड लेवल पर आप हमसे वादा करके आए थे कि इन ग्रूमिंग गैंग्स की गर्दन तोड़ोगे, इन जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं इनको आप दबाओगे, इनको भगाओगे, कुछ भी करोगे, ये पूरे 14 साल तक डिस्कस ही होता रहा, कभी हुआ ही नहीं। लास्ट के 6 महीने पहले हम देखेंगे तो रवांडा प्लान आ रहा है और ग्रूमिंग गैंग का डिस्कशन ही नहीं। एक तरफ तो ये था आपने वादे भी पूरे नहीं किए, दूसरी तरफ भैया ये था इनके साथ सबसे बड़ी कि इन्होंने क्या काम किया कि ग्राउंड लेवल के ऊपर काम ही नहीं किया। और तीसरी बात आप देखेंगे, चाहे बोरिस जॉनसन हो गया, चाहे लिज ट्रस हो गई, चाहे ऋषि सुनाक हो गया, तीनों के तीनों इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहते थे। और G20 मीटिंग में भी जब ऋषि सुनाक आए तो उन्होंने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की पूरी कोशिश करी कि इंडिया के साथ कैसा भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, ताकि उनका जो वोटर है ब्रिटेन वालों का, या सॉरी कंजर्वेटिव पार्टी का, वो थोड़ा संतुष्ट हो जाए कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमें डेवलपमेंट मिलेगी। अब प्रॉब्लम यही है इनमें से, अब ये ना तो इंडिया के साथ किसी तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर पाए,
ना ही 2018 में ब्रेग्जिट जो हुआ था, 18-19 में जो ब्रेग्जिट हुआ था, उस ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटिश इकोनॉमी को संभाल पाए, क्योंकि वो एक झटका था, संभाल ही नहीं पाए। नतीजा क्या, इकोनॉमी डाउन। हमारे बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो भी तो वही मिडिल क्लास है ना, जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को देख रहे होते हैं। अभी भी बीजेपी जो बची है 240 पे अटक गई, बच गई। उसके दो बड़े कारण हम आप और डिस्कस कर चुके हैं कि उड़ीसा से लेकर, आंध्रा से लेकर, कर्नाटका से लेकर बहुत सारी, खासकर आंध्रा और तेलंगाना से लेकर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। जो बंगाल से डैमेज हुआ, जो राजस्थान से डैमेज हुआ, वो साउथ ने पूरा करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी पीछे रह गए। 60 सीटों का डिफरेंस वही है जो महाराष्ट्र से और राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से हुआ। लेकिन फिर भी जो बच गया वो वोट बैंक था जिसने डेवलपमेंट के ऊपर वोट दिया, मिडिल क्लास का। भाई मोदी के पास एक मिडिल क्लास वोटर था जो डेवलपमेंट पे वोट दे रहा था, और शहरों में बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा पतली या मुसीबत वाली नहीं है, उसमें आप इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उठाकर देखेंगे गांव को, तो वहां हालत खराब है। ब्रिटेन के साथ प्रॉब्लम क्या है, ब्रिटेन के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। अब ब्रिटेन में ना तो आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती, जो आदमी डेवलपमेंट के नाम पे वोट देता उसको आपने नाराज कर दिया, जो आदमी धर्म के नाम पे वोट देता उसको आपने नाराज कर दिया, जो आदमी ब्रिटिश ग्लोरी के नाम पे वोट देता उसको आपने नाराज कर दिया। तो भैया 110 भी आपको नहीं लगता थोड़ी ज्यादा आ गई? हाँ बिल्कुल, सारे तो नाराज कर रखे थे। सारे तो नाराज कर रखे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, यहाँ पे जरा 2010 में जब ये कंजर्वेटिव पार्टी आई और डेविड कैमरून पीएम बने, 5 साल बड़े मस्त बीते उनके, और इतने मस्त बीते कि 15 में फिर दोबारा चुन के आए वो। लेकिन उसके बाद मामला गड़बड़ होना शुरू हुआ। अच्छा देखिए, ऋषि सुनक को लेके भारत में मैं कल से ही देख रहा हूं, एक सेंटिमेंट था जब ऋषि सुनक बने थे, तब भी ये हुआ ना कि भाई दामाद जी, भाई ठीक है हमारी संस्कृति है, हम इतने मोही लोग हैं, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर ऋषि सुनक को था, के प्रति था हमारे भारतीयों में। दूसरी चीज, ऋषि सुनक अपने हिंदू होने को कभी छुपाया तो छोड़ दीजिए, उन्होंने बाकायदे जो है ऐसे पोस्टर दिए, ऐसे स्टेप्स लिए, ऐसे करते हुए दिखाई दिए, कभी पूजा कभी मंदिर, और बड़े उससे। लेकिन ये भी बात भी सही है, आपने कहा कि यूरोपीय यूनियन से जब ये अलग हुए हैं उसके बाद से स्थिति इनकी गड़बड़ हुई है। फिर कोरोना आ गया, कोविड में बोरिस जॉनसन, वो शराब पार्टियां और दुनिया भर की, और ऋषि सुनक तक आते आते मामला करप्शन तक आ गया। अनाज के दाम वहां पे ऑलरेडी हैं, उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से भारत से जोड़ के जो समझाया तो उससे समझ में आई। लेकिन मैं हमेशा जब बात करता हूं तो साहब, ब्रिटेन का चुनाव था, ब्रिटेन में हो गया, हमें क्या मिलेगा, यानी भारत को क्या मिलेगा? आपने बड़ा अच्छा इतिहास बताया लेबर पार्टी का कि यही लेबर पार्टी है जिसने भारत की आजादी का समर्थन किया था। ऋषि सुनक पर अगर कहने को मैं आरोप लगाऊं तो आपने ये कहा कि साहब ये जब 14 साल सत्ता में थे कंजर्वेटिव, तो जो वो खालिस्तान उग्रवाद है वो वहां पर कम हुआ, लेकिन इन्हीं 14 सालों में तो वहां पर मुस्लिम प्रभाव दिखाई दे रहा है, चाहे वो मेयर के इलेक्शंस हो और बाकी सारी संतुष्टिकरण हो, तुष्टिकरण हो। तो ये दो कंट्राडिक्शन दिखाई दिए कंजर्वेटिव में, जो कि उनके अपने जो विचारधारा है उससे मैच नहीं करते। कि भाई ठीक है, एक तरफ आपने खालिस्तान को दबाया तो दूसरी तरफ इस्लाम को उभार दिया आपने। मेयर आप देखिए 9 शहरों पे मेयर हो गए। अब यहीं पर आता है कि ये लेबर पार्टी का क्या इतिहास है। तो अगर ऑन पेपर और तथ्यों पर मैं बात करूं तो मुझे भारत के लिए ज्यादा सुटेबल स्टैंड हमेशा से लेबर पार्टी का दिखाई देता है। वो कैसे, चलिए छोड़ दीजिए, आजादी के समय जो समर्थन किया वो किया, लेकिन जब हमने 370 हटाया कश्मीर में, तो ये वही कीर स्टारमर हैं जिन्होंने, जो प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, जिन्होंने आगे बढ़ के समर्थन किया और बड़ा मजबूत समर्थन किया, जबकि ऋषि सुनक की पार्टी ने उस पर कुछ नहीं बोला, ये किनारे रहे। तो भारत को लेकर, और ये भारत से अच्छे संबंधों के पैरोकार रहे हैं कीर स्टारमर। तो आपने जो एक महत्वपूर्ण बात कही कि इतने साल 14 साल सत्ता से दूर रहे, तो क्या इनकी विचारधारा में कोई नया परिवर्तन आया है? क्योंकि ये सत्ता से बाहर थे तब 370 का समर्थन किया, उन्होंने भारत का साथ दिया। ऐसे में एक तरफ 14 साल के कंजर्वेटिव शासनकाल में ब्रिटेन में इस्लामिस्ट
फिलॉसफी और उनकी संख्या से लेके उनके राजनीतिक प्रभाव में इतनी बढ़ोतरी होना, दूसरी तरफ लेबर पार्टी के अब जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं 370 पर उनका स्टैंड, ये क्या वैचारिक बदलाव हो रहा है? दोनों पार्टियां यूके की अलग अलग स्टैंड लेती हुई नजर आ रही हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं फैक्ट देखूं तो मुझे तो लगता है कि कीर स्टारमर जो है वो ऋषि सुनक से ज्यादा बेटर हैं, क्योंकि देखिए ऋषि सुनक साहब ने कुछ किया नहीं, भारत थे, यहाँ के दामाद थे, लेकिन भारत को लेके चाहे वो वीजा का मामला हो, चाहे तमाम चीजों का मामला हो, उन्होंने अपना नेशन फर्स्ट देखा। तो ठीक है भैया, दामाद थे वो तो ठीक है, लेकिन फैक्ट के बेसिस पे तो मुझे लगता है कि लेबर पार्टी सूट कर रही है हमको ज्यादा। आप म्यूट है सर। भैया मैं इस चीज में आपको इस तरीके से देखूंगा, बताऊंगा कि देखिए 370 जब हटी थी तो उसमें जो भी पार्टी गवर्नमेंट में होगी उसे अमेरिका के अकॉर्डिंग बिहेव करना होगा। और अमेरिका एक द्वंद्व में आ गया, दुविधा में आ गया कि भाई करें क्या। ये तो हटा दिया। अब ऐसे में पार्टी कोई भी हुई, अगर उस टाइम पर लेबर पार्टी भी होती तो लेबर पार्टी भी वैसा ही बिहेव करती जैसा ऋषि सुनक ने किया, बल्कि ऋषि सुनक को ज्यादा बुरा इसलिए बिहेव करना पड़ा। या फिर मैं एक बताऊंगा, मैं सिर्फ एक चीज जोड़ दूं, ऋषि सुनक के खाते में जो दर्ज है, उनकी गृहमंत्री होम मिनिस्टर ऋषि सुनक की, उन्होंने ब्रिटेन की पुलिस पर प्रो फिलिस्तीन होने का आरोप लगाया और ऋषि सुनक ने बर्खास्त कर दिया अपनी गृहमंत्री को। जी, हालांकि वो चुनाव जीत गई, हालांकि वो चुनाव जीत गई है, अपना चुनाव जीत गई है। हाँ, वो सुएला ब्रेवरमैन वाला मामला जो है उसको भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। असलियत में मामला क्या है भैया, इसे आप इस तरीके से देखिए कि जो ऋषि सुनक हैं, एक उनकी वाइफ इंडियन है, उनके जो ससुर जी हैं वो भारत के बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, टॉप बिजनेसमैन रहे हैं, और उनकी जो मदर इन लॉ है वो भी ऑब्वियस सी बात है भारत की संसद में आज के दिन बैठी हैं। तो भैया आप खुद सोच कर देखिए, थोड़ा सा प्रो इंडिया दिखाई देना वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कितना ज्यादा किसी भी ऋषि सुनक को बैकफायर करता है वो बताइए। तो जो आपको वहां इंडियन बैठा हुआ दिखाई देता है फ्रंट पे, वो कहीं ज्यादा इंडिया के मामले में कमजोर होगा कंपैरेटिवली उसके क्या नाम है जो वो ब्रिटेन होगा। भाई डेविड कैमरून से लेकर और बोरिस जॉनसन तक वो सारे ब्रिटेन थे, उनका इंडिया से कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। नतीजा उसका ये है वो खुलकर प्रो इंडिया बातें कर सकते थे। इसे आप इस तरीके से समझिए, इटली के अंदर, इटली और भारत के संबंधों में अगर यही संबंध इटली और भारत के सोनिया गांधी के टाइम पर या मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम पर होते तो क्या सोनिया गांधी मैडम या मनमोहन सिंह जी इटली के साथ इतने ज्यादा घनिष्ठ मित्रता रख पाते जितना कि मोदी जी जॉर्जिया मेलोनी के साथ अपना मेलोडी नाम का एक पूरा प्रोग्राम चलाए बैठे हुए हैं। आप इसे देखिए, क्योंकि देखिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बैकफायर करता है। ऋषि सुनक ब्रिटेन में बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी सोनिया गांधी इंडिया में हैं, कि उनके ऊपर प्रो इंडिया होने का हमेशा दबाव रहेगा, कि वो जरा सा भी प्रो इंडिया अगर बात कर देंगे तो प्रो इंडिया दबाव रहेगा। ये इतिहास उठाकर भी अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अपने आप को सच्चा प्रूव करने के लिए लोग तो ब्रुटैलिटी की सारी हदें पार कर लेते हैं। अगर आप इतिहास का एक पन्ना उठाकर देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक नाम का एक बंदा होता था भैया। जितने हिंदुस्तान के अंदर ब्रूटल रूलर्स हुए उनमें से एक ब्रूटल रूलर फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक कहीं ज्यादा लिबरल हो सकता था अगर उसकी मां एक मुस्लिम होती, लेकिन फिरोज शाह तुगलक की मुसीबत यह थी कि उसकी मां एक हिंदू थी जो कन्वर्टेड मुस्लिम हुई, कन्वर्ट होकर मुस्लिम हुई, तब वो फिरोज शाह तुगलक पैदा हुआ और उसे एक डिग्रेडेड सन की फॉर्म में देखा जाता था, क्योंकि उसे प्रूव करना था कि वो सच्चा मुसलमान है और पूरी की पूरी सल्तनत का सपोर्ट उसे चाहिए था। इसलिए उसने हिंदुओं पर सबसे ज्यादा ब्रुटैलिटी की, क्योंकि उसे प्रूव करना था। ये एग्जाम्पल आप ऋषि सुनक पे भी देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल दबाव का जो है ये सोनिया गांधी पर भी देख सकते हैं। वो अगर जरा सा भी भारत का नाम ले लेते हैं, प्रो भारत दिखाई दे जाते हैं, तो पूरा अपोजिशन, इवन उनकी खुद की पार्टी में जो उनके अपोनेंट्स होंगे वो सारे खड़े हो जाएंगे कि यार तो इंडिया के लिए काम कर रहा है। अब यहां पर और दूसरा हिंदू है तो भाई डिफेंसिव होना तो हमें हमारे ब्लड में है, जरा सी कोई बात हो जाएगी तो हम डिफेंसिव हो जाएंगे।
और वहां पर वो सिर्फ ऋषि सुनक डिफेंसिव नहीं होंगे, बल्कि वो सारे हिंदू भी डिफेंसिव हो जाएंगे जो कि वहां पर हैं। लेकिन वहीं अगर आप सादिक खान से लेकर बाकी मुस्लिम मेयर्स की अगर बात करते हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका वोट बैंक को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका वोट बैंक उस सादिक खान से लेकर सबके अंदर अपना एक रिलीजियस लीडर, रिलीजियस ब्रदर देख रहा होता है। तो दो चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है। और रही बात जो अपोजिशन में है, भैया अपोजिशन नॉर्मली वो बात कर रहा होता है, नॉर्मली जो सरकार कर रही होती है उसके विरोध में हो। अगर सरकार ये कह रही है कि भाई नहीं 370 के मामले में भारत को देखना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है ऋषि सुनक का जो अपोनेंट होगा, यही कार्ल स्टैमर, ये कहेगा आके कि नहीं 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 370 हटा दिया, बहुत बढ़िया काम किया। यही अगर सरकार में होता तो अमेरिका जो बोलता वो यही करता। तो एक पहला पार्ट। जी भैया। बिल्कुल। लेकिन यहां पर एक फैक्ट ये भी है कि इसी लेबर पार्टी के जर्मी कोर्बिन, जो कि ये इनके पहले जो हैं, कीर के पहले सबसे डोमिनेंट लीडर थे, और इन्होंने कश्मीर के खिलाफ बयान दिया। ये लेबर पार्टी ने उनको खुद ही हटा दिया और कीर आ गए सामने। अच्छा, ऋषि सुनक, आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की ही, इसी के साथ ऋषि सुनक कई और कामों की लिस्ट लेके घूम रहे थे इंडिया के आगे पीछे। वो था वर्क परमिट, वीजा, मैंने पहले ही कहा। और भारत के पक्ष में ऋषि सुनक ने बातें तो बहुत की, लेकिन कामों की लिस्ट उनकी छोटी नहीं हुई। दूसरी तरफ 14 साल अगर कंजर्वेटिव्स की सत्ता रही है, तो आपने मुस्लिम जो माइग्रेटिव थे उनको बाहर करने की बात की, उनकी तादाद लगातार बढ़ती रही। और आपने स्थिति ये कर दी है कि अब पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है, मेरी हमारे एक मित्र हैं, आप भी जानते हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि साहब ये तो पूरा इस्लामीकरण हो गया है ब्रिटेन का। तो ये इन 14 सालों में इतनी तेजी से हुआ है। दूसरी तरफ मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि ठीक है साहब, हमारा उनसे भावनात्मक एक लगाव है, ऋषि सुनक से, हम भारतीयों का। वो गाय की पूजा करते हैं, है, वो भारत के दामाद हैं, उनकी माताजी बड़ी सम्मानित हैं, भारतीय संस्कृति की बिल्कुल प्रतिमूर्ति हैं, उनके जो ससुर साहब हैं वो सब ठीक है। लेकिन मैंने वही कहा ना कि फैक्चुअली जब हम देखते हैं और बिल्कुल हम अपने नेशन फर्स्ट की बात कर लेते हैं कि भारत प्रथम, तो भारत प्रथम में जब हमने बड़े फैसले लिए, हमारा साथ नहीं दिया कंजर्वेटिव्स ने। आपकी बात ये समझ में आती है कि सत्ता में रहने की मजबूरी कुछ और होती है, सत्ता से बाहर में रहने की मजबूरी कुछ और होती है। लेकिन अगर जर्मी कोर्बिन, जिन्होंने कश्मीर के खिलाफ बयान दिया था, उनको रिप्लेस कर दिया विपक्ष में रहते हुए लेबर पार्टी ने, तभी मेरा यह सवाल उठता है कि क्या लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहने के बाद लेबर पार्टी ने अपनी विचारधारा में कोई आमूल चूल परिवर्तन जैसा कुछ देख रहे हैं, आप दिखाई दे रहा है, या कहा जा सकता है? जी भैया, देखो लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहने के बाद आप कोई भी पार्टी हुई, उसे कहीं ना कहीं वोट बैंक, भाई सीटें क्यों नहीं निकल पा रही, हम जीत क्यों नहीं पा रहे, आइडियोलॉजी में क्या प्रॉब्लम है, ये तो इंट्रोस्पेक्शन हुआ होगा। और उसमें एक हिंदू वोट बैंक की तो उनको जरूरत महसूस हुई होगी कि जो हिंदूज हैं वो कंजर्वेटिव्स के साथ क्यों खड़े हुए हैं। इसीलिए अगर आप इस बार भी देखेंगे तो आपको एक चीज साफ नजर आएगी कि लेबर पार्टी के ज्यादातर जो कैंडिडेट्स थे वो आपको मंदिरों की दौड़ लगाते हुए खूब दिखाई देंगे। वो मंदिर गए हैं और मंदिरों के अंदर जाके एक सिंबॉलिक शो किया है कि देखो यार, हम भी मंदिर आते हैं और हम आपके ही समर्थन वाले हैं, या हम आपके जैसे हैं। ये चीज तो भैया नॉर्मली लगातार चलती रही है, इसमें हम कोई दो राय नहीं रखते। लेकिन मेरा जो कंसर्न, मतलब मेरा जो मानना है वो दूसरा है, थोड़ा सा अलग। जो आप कह रहे थे कि माइग्रेंट्स जो है वो बाहर, उनको बाहर करने की जो बात थी, वो मैं पहले ही कह चुका हूं कि इन्होंने बहुत डिले कर दिया। ये अब आप, हो सकता है इसमें आप मेरे से नाराज हो जाएंगे तो बार बार इंडिया को क्यों ले आता है, लेकिन एक चीज भैया याद कीजिए, CAA NRC, बांग्लादेशियों को बाहर और रोहिंग्या को बाहर करने के मुद्दे पर हमारी सरकार CAA NRC लेके आई। जैसे CAA NRC लेके आई, शाहीन बाग से लेकर दिल्ली राइट्स तक का खूब तांडव हम लोगों ने देख लिया। सरकार के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट किया गया, विपक्ष के द्वारा नहीं तो जनता के द्वारा, सड़कें रोक के बैठ गई। अब एक है ना, देखो भैया, आइडियोलॉजिकल द्वंद्व होता है, डायलेमा होता है, सैद्धांतिक द्वंद्व जिसे हम कहते हैं कि दो सिद्धांत है, एक तरफ वो के मानवता के नाम पर, एक तरफ वो जो अपने संस्कृति संस्कार के नाम पर। अब दो चीजें बिल्कुल अलग है और वो द्वंद्व खड़ा हुआ है। वो द्वंद्व क्रिएट किया गया भारत के अंदर कि देखो यार आप, मतलब, और वो उसे अलग तरीके से पेश किया गया। सरकार भारत की भी इतनी दबाव में थी कि जाके जनवरी के अंदर वो CAA NRC लागू हुआ है भैया।
और उसके बाद जो जिन लोगों को नागरिकता मिलनी थी उन्हें जाकर जनवरी में 10, 15, 20 लोगों को सिंबॉलिक तौर पर नागरिकता मिल गई, लेकिन ग्राउंड लेवल पर किसी को कोई नागरिकता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि देखिए, विपक्ष अपनी एक राजनीति कर रहा होता है और सरकार नॉर्मली उस राजनीति में दबी हुई होती है, और कई बार क्या होता है, वो जो काम करना होता है उसे उस तरीके से पेश नहीं किया जाता, जो उसकी रियलिटी है उसे इस तरीके से पेश किया जाता है कि वो सब कुछ बर्बाद है। चाहे आप उस मामले में आज भी अपने विपक्ष को भी उठाकर देखेंगे तो अग्निवीर मामले में उठाकर देख लीजिए किस तरीके का झूठ परोसा जा रहा है, किसान मामले के अंदर उठाकर देख लीजिएगा किस तरीके का झूठ परोसा गया, पहलवानों के मामले में देख लीजिएगा किस तरीके का झूठ परोसा गया। क्योंकि मेरे हिसाब से बृजमोहन शरण सिंह शायद उनका नाम था, उन्होंने पहलवानों के लिए कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन उन्होंने यही तो कहा था ना कि गोल्ड मेडल भी लेके आए हो तो भी तुम्हारे को ट्रायल से तो गुजरना पड़ेगा। अब ये पहलवान अड़े हुए थे कि हम ट्रायल क्यों दें। अब वही चीजें आप मोटे मोटे उठाकर देखेंगे तो ब्रिटेन में भी एग्जैक्टली यही हुआ। जब भी ये जो रवांडा प्लान है ये आज का नहीं है, जब से ये रवांडा प्लान की डिस्कशन भी शुरू हुई है और पहली खेप जानी शुरू हुई, उससे पहले एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जो इंडिया में बैठा हुआ है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब रात को 3 बजे भी या सुबह के 3 बजे भी कोर्ट खुलवा सकते हैं, वही एक इकोसिस्टम ब्रिटेन में भी बैठा हुआ है। वहां पर भी जो रोज किसी ना किसी कोर्ट में पिटीशन लगाए रखता है, इससे अंदाजा लगाकर देखिए, एक बंदे को, एक इलीगल माइग्रेंट जिसने रेप किया, मर्डर किया, उसे डिपोर्ट कर दिया, वो दोबारा घूम के आ गया और दोबारा रेप और मर्डर कर रहा है और दोबारा उसके राइट्स के लिए कोर्ट के अंदर वकील खड़े हुए हैं, पूरा ग्रुप खड़ा हुआ होता है। क्योंकि ऐसे में इन लोगों को बचाए रखने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए पार्टी, और मुझे पूरा विश्वास है कि कंजर्वेटिव्स के ऊपर इस चीज का आरोप लग रहा है, जैसा हम आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि आप अपने सपोर्ट के लोगों को खत्म कर रहे हैं सिद्धांतों के नाम पर और पता नहीं किस नाम पर, जबकि आपका जो अपोनेंट है वो खुलकर खेल रहा है। कंजर्वेटिव्स को भी इस चीज की भी सजा भुगतनी पड़ी है, क्योंकि कंजर्वेटिव्स की बात को उठाने वाले लोगों की गर्दनें दबाई गई, उनको खत्म किया गया, उनको उठने नहीं दिया गया, और हालत जो है वो फिर आपके सामने है। जी भैया, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर 2-3 चीजें दिखाई दे रही हैं। 14 साल की सत्ता बहुत बड़ी सत्ता होती है एक पार्टी के लिए। हालांकि 5 प्रधानमंत्री इन 14 सालों में बदले, बहुत ज्यादा भी नहीं बदले भाई। 14 साल यानी 15 साल में 3, चलिए एक तो 50 दिन की रही। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी सच है कि आपने अगर खालिस्तानी मूवमेंट पर कुछ कड़े स्टेप्स लिए ऋषि सुनक जी, जब हम ऋषि सुनक की बात करेंगे तो हम सिर्फ ऋषि सुनक ने चुनाव नहीं हारा है, वो 5वें प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में चुनाव हार गई है और बंपर तरीके से हार गई, लेकिन 14 सालों का रोजनामचा तो बांचा जाएगा ना। इसीलिए मैंने उनके 14 साल के रिकॉर्ड को रखा। अच्छी बात है, आपने खालिस्तानियों को वहां पर कमजोर किया, लेकिन आपने मजबूत किसको कर दिया? आप वहां लेट हुए। आपकी इकोनॉमी खैर आप संभालो, उस पर हम उतनी बात नहीं करेंगे भाई, हम तो जाके यूके की इकोनॉमी सही करेंगे नहीं, लेकिन हम भारत में बैठे हुए आपने हमारे लिए क्या किया दामाद जी? अच्छी बात है, हमारी भावना, हमें अच्छा लग रहा था कि ऋषि सुनक जी हैं, लेकिन अब कीर आर्मर आ रहे हैं। इसमें भी आप देखिए मजे की बात है, 10 भारतवंशी हैं, अभी भी ऐसा नहीं है ऋषि सुनक निपट गए तो भारत का नामो निशान मिट गया। 10 भारतवंशी जीते हैं, उसमें लेबर पार्टी वाले भी हैं और कंजर्वेटिव वाले भी हैं। मजे की बात है, जितने हार्डलाइनर कंजर्वेटिव वाले रहे हैं, यहां आपकी बात समझ में आती है हरिमोहन जी, जितने हार्डलाइनर रहे हैं, यानी जो अपने कोर वोटर, कोर इश्यू से चिपके रहे हैं, जो भाजपा को भी यहां सुनाया जाता है कि भैया सबका साथ नहीं चलेगा, वो सारे के सारे जीते हैं। प्रीति पटेल गुजराती बहुत वोकल हैं, वो जीती हैं। गगन मोहिंद्रा वो जीती हैं। कनिष्क नारायण वो जीते हैं। नवेंदु मिश्रा वो जीते हैं, लेबर पार्टी से हैं। लिसा नंदी जीती हैं। शोएला ब्रेवरमैन के बारे में मैंने बताया ही आपको। शिवानी राजा हैं, तनमीत सिंह भी हैं, टर्बन वाले, पहले टर्बन वाले पहुंचे हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो ये सारी चीजें एक साथ हुई हैं, लेकिन 14 साल बाहर रहने के बाद अगर लेबर पार्टी के हिस्से में 370 का समर्थन है, कश्मीर का विरोध करने पर अपने नेतृत्व को हटा के और कैरी को ले आने का अगर उनके पास ये दर्ज है, तो हम इसको तो बदल नहीं सकते कि अब वहां पर लेबर पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में हम अगर भारत का हित देखें तो आपने यूके का जो बिगाड़ा कंजर्वेटिव्स ने, वो बिगाड़ा, लेकिन इतिहास और वर्तमान दोनों फिलहाल तथ्यों पर यह बताते हैं कि लेबर पार्टी अगर वाकई में विपक्ष में रहते हुए जैसा बिहेव कर रही थी, वैसा ही अगर वो सरकार में आने के बाद की आर्मर बिहेव करते हैं,
तो निश्चित रूप से हमारे लिए तो ये एक अच्छा परिवर्तन ही है। ऐसा नहीं है कि हम एकदम अभी एक 4 जून को हमको गम मिला था और फिर अरे दामाद जी भी हार गए, तो मैं ऐसा कुछ इसमें नहीं एक है। चीज जोड़ना हमें चाहूंगा इंडियन भैया। फर्स्ट और स्वार्थी होके सोचना है जी। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जितनी जरूरत इंडिया को ब्रिटेन की है उससे कहीं ज्यादा जरूरत ब्रिटेन को इंडिया की है आज के दिन। तो हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनके घर में कुछ आवाजें उठेंगी, वो आवाजों से हमें समस्या हो सकती है कभी कभार। ठीक बात है, वो आवाजें तो अभी भी उठी हैं, काउंसिलेट में क्या हुआ वो अभी भी हुआ है, ठीक है आप कर रहे हैं। और भाई साहब, जिससे पूरा विश्व परेशान है उससे आप खुद परेशान हुए और सरकार से बाहर हो गए। मैं मुस्लिम माइग्रेंट्स की बात कर रहा हूं, तो आप इस्लामीकरण वहां पर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ तो होता है ना कि जब इससे अच्छी सफाई वो दे तो भला वो क्यों ले, ये ना ले हमारे लिए कि आर्मर भी सही है। अब आते हैं तो देखते हैं। और आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही, मजबूरी उनकी ज्यादा है, हमसे जरूरत उनकी ज्यादा है। तो जिसकी जरूरत ज्यादा होती है ना तो फिर सुधर के भी पेश आता है। और यहां नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में है और वहां 14 साल के विपक्ष में रहने के बाद आपकी वापसी हुई है, तो आपके कामों की लिस्ट ज्यादा है हमारे मुकाबले। कुल मिला के ब्रिटेन के चुनाव नतीजों के बाद जो लोग भी थोड़े से दुखी थे कि हाय रे हमारे गाय वाले, हाय रे हमारे ऋषि सुनक, हाय रे हमारे दामाद जी, तो उनके हिस्से भी उनके कार्यकाल में, और मैं उनका कार्यकाल और उनकी पार्टी यानी कि 14 साल का पूरा अगर हिसाब ले लूं तो कुछ भारत के लिए बहुत अच्छा ब्रिटेन ने नहीं किया है। ऋषि सुनक साहब भी कुछ ऐसा नहीं है कि ऐतिहासिक ऐड कर पाए। खैर, हम कहते हैं ना कि लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। वहां जो नतीजे आए हैं उनका सम्मान है। हरिमोहन जी, आपने हमें इतनी जानकारी दी, इतने अच्छे से विश्लेषण किया, आपका भी सम्मान है। दर्शकों, आप सभी ने हम दोनों की इस चर्चा को देखा, आपका भी सम्मान है। तो आइए इसी सम्मान के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। हरिमोहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और हरिमोहन जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय सिया।